हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विजय कुमार। और थोड़ा समय बीत गया, ये लगन का अवसर था, इसमें कहीं बाहर चले गए थे, लेकिन आज के बाद से जो है सो लगातार वीडियो हम आप लोग को देते रहेंगे और आप लोग ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हमने बोला है कि हम कंप्लीट क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के लिए आपको तैयार कर देंगे केमिस्ट्री। उसके बाद देखा जाएगा दूसरा सब्जेक्ट, लेकिन फ़िलहाल हम केमिस्ट्री पर चल रहे हैं। और केमिस्ट्री का एक टर्म है जो कि बहुत ही बेहतर टर्म है। अगर बच्चा इस टर्म को नहीं सीख पाएगा तो केमिस्ट्री वो अधूरा रह जाएगा। केमिस्ट्री का जान है जिसको कहते हैं बैकबोन, और उसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। बच्चे को जानना है कि केमिकल बॉन्डिंग है क्या, और कोई भी कंपाउंड का जब फॉर्मेशन होता है, हम जब किसी कंपाउंड को बनाते हैं तो कंपाउंड को बनाने में कंपाउंड बनता कैसे है और कंपाउंड के बीच में किस तरह का बॉन्डिंग होता है, इसको जानना बेहद ज़रूरी है। तो हम आसानी से और सरल भाषा में आपको हम सिखा देते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है। हम एक उदाहरण के तौर पर हम देते हैं कि एक कंपाउंड है जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड हो गया। इसमें सोडियम और क्लोरीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स है, और दोनों आपस में कंबाइन करता है तब जाकर के सोडियम क्लोराइड बनता है। सोडियम मेटल हो गया और क्लोरीन नॉन मेटल हो गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। यहाँ एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो Z बराबर 11 हो गया। यहाँ पर प्रोटॉन होता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को P+ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये भी 11 हो गया। इलेक्ट्रॉन को e⁻⁻e से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये भी 11 हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम कि सोडियम के पास जो 11 इलेक्ट्रॉन जो है वो 11 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किस तरह से सोडियम के न्यूक्लियस के चारों, सोडियम के नाभिक के चारों ओर कैसे घूमता है। तो ये सोडियम है और सोडियम का ये हो गया नाभिक हो गया। इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रोटेट करते रहता है, रिवोल्यूशन करते रहता है, और इसको ये जो सर्कुलर पाथ है, इस पाथ का नाम होता है, इसको हम लोग कहते हैं सेल। इसका नाम होता है सेल, और दूसरा नाम होता है ऑर्बिट। इसको हम लोग सेल के नाम से भी जानते हैं, इसको ऑर्बिट के नाम से भी जानते हैं, और तीसरा नाम इसका होता है, इसको हम लोग कहते हैं एनर्जी लेवल। तो अलग अलग सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। हमने इसकी चर्चा किए थे। और ये जो होता है ये एक स्कीम होता है, और इस स्कीम को बनाने वाला 2 साइंटिस्ट था जिसका नाम था बोर और ब्यूरी। इसको हम लोग बोर और ब्यूरी स्कीम के नाम से जानते हैं, जिन्होंने ये तय किया कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज रिवोल्यूशन है ना अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट, कि एक ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना रहेगा। तो हम थोड़ा सा बता देते हैं कि यहाँ पर बोर और ब्यूरी स्कीम था। बोर ब्यूरी स्कीम इन्होंने दिया कि किसी भी कक्ष में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या जो मैक्सिमम संख्या होती है, जो रोटेशन का काम करती है, उसको हम लोग 2n² से रिप्रेजेंट करते हैं। एक फॉर्मूला दिया गया था वहाँ कि किसी भी कक्ष में, किसी भी ऑर्बिट में, किसी भी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा, है ना, कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा, उसके लिए उन्होंने रिप्रेजेंट किया था एक फॉर्मूला 2n²। और वेयर n का मान यहाँ पर जो है, वेयर n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट हो जाता है, ये ऑर्बिट हो जाता है। अगर हम यहाँ पर चर्चा करें कि इफ़ n = 1, अगर n का मान हम 1 देते हैं यानी फर्स्ट ऑर्बिट यानी फर्स्ट सेल, तो यहाँ पर होता है 2 × 1⁻2 = 2। इसको उन्होंने k सेल के द्वारा, ये नेम ऑफ सेल है, ये k सेल से रिप्रेजेंट किया। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हम n = 2 देते हैं तो ये 2 × 2⁻2 होता है, और ये हो जाता है 8। इसको l सेल माना है। n बराबर अगर 3 देते हैं तो 2 × 3⁻2 हो गया, ये 18 हो जाता है। इसको m के नाम से जानते हैं। n बराबर 4 हो गया तो 2 × 4⁻2 हो गया, इसको हम लोग कहते हैं 32, ये n हो गया। तो इसी तरह से जैसे जैसे सेल की संख्या बढ़ते जाएगा उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ते जाएगा, और ये उसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के आधार पर हम बहुत दूर तक जा सकते हैं। तो तुम लोगों को ये ध्यान देना है कि इस फॉर्मूला को दिमाग में रखना है ना, उसके आधार पर सेल का नाम याद रखना है, किस सेल में कितना जाता है। तो अब हम यहाँ पर आते हैं। सोडियम का 11 होता है, तो ये फर्स्ट सेल जो होता है उसको हम लोग K से रिप्रेजेंट करते हैं।
हम यहाँ पर K दे देते हैं, L दे देते हैं, M दे देते हैं। तो फर्स्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है तो यहाँ पर 2 दे देते हैं। सेकेंड में 8 है तो 8 देते हैं, लेकिन ध्यान यह भी रखना है कि टोटल 11 है तो इसी को डिस्ट्रीब्यूट हम कर रहे हैं। तो फर्स्ट सेल में 2 हो गया, सेकेंड सेल में 8 हो गया, तो 8 2 10, थर्ड सेल में 1 बचा। इसको हम लोग कहते हैं आउटर मोस्ट सेल। क्या कहते हैं इसको? आउटर मोस्ट सेल कहते हैं। आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। इसको कहते हैं अनस्टेबल। ये सेल जो है इसको वैलेंस सेल के नाम से भी जानते हैं और इसको कहते हैं अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब क्या होता है कि जब तक आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 नहीं होता है तब तक वो स्टेबल नहीं होता है, तो ये अनस्टेबल है। इसी तरह से हम देखते हैं क्लोरीन का निकाल करके कि यहाँ पर क्लोरीन का 17 होता है, हम देते हैं 2 है, 8 है, 7 है। यहाँ ये भी जो है K है, L है, M है, और ये M सेल यानी थर्ड सेल यहाँ पर भी कहलाता है M सेल, और इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है, तो ये भी अनस्टेबल है। इसे भी स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और इसे स्टेबल होने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। लेकिन कुछ रूल्स होते हैं जिसके तहत कोई भी एलिमेंट का जो एटॉम होता है अपने आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन और शेयर करता है। ये 3 वेज है। ये 3 वेज के द्वारा कोई भी एलिमेंट का एटॉम जो होता है वो क्या करता है कि अपने आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट कर लेता है, स्टेबल कर लेता है। सिचुएशन क्या होता है कि अगर लास्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 to 3 तक होती है तो वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। इस बात का रखना है कि लास्ट ऑर्बिट में यानी आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 होता है तो वो लॉस कर देगा, और अगर 4 रहता है तो वो शेयर कर लेगा, और अगर लास्ट में 5 है, 6 है, 7 है तो वो क्या करता है, वो गेन कर लेता है। इस तरह से एलिमेंट का एटॉम जो होता है अपने आउटर मोस्ट सेल को स्टेबल कर लेता है। तो सिचुएशन यहाँ क्या है? यहाँ सिचुएशन है कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल। इस रूल के अनुसार सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। तो लॉस और गेन। अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है तो ये 1 दे दिए। अब अगर आपको कहा जाए कि सोडियम को इलेक्ट्रॉनिक डॉट से रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो आउटर मोस्ट सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको डेकोरेट कर देते हैं। इसको हम 2 तरह से भी लिख सकते हैं। एक डॉट के द्वारा भी इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा क्रॉस के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन दिए। दूसरा यहाँ पर क्लोरीन है तो क्लोरीन के लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है तो हम 7 इलेक्ट्रॉन दे करके हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन एटॉम। ये क्लोरीन एटॉम का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर हो गया। परीक्षा में ये भी पूछा जाता है तो इसके तहत आप लोग इसको भी जान लीजिए। अब यहाँ पर क्या करता है कि ये सोडियम जो होता है अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्लोरीन को ट्रांसफ़र कर देता है। अब यहाँ पर जब ट्रांसफ़र कर देता है तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है तो इसके ऊपर 1 प्लस चार्ज हो जाता है, और यहाँ पर क्लोरीन जो होता है ये क्लोरीन का पहले से 7 इलेक्ट्रॉन था और 1 इलेक्ट्रॉन ये सोडियम वाला चला गया, जिसको कि क्रॉस से हम दर्शा दिए। अब सोडियम पर चला गया तो 1 इलेक्ट्रॉन ही गेन किया तो इसके ऊपर 1 निगेटिव चार्ज हो गया। तो ये पहले था ये एटॉम, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया तो लॉस करने वाला हो जाता है केटायन। ये आयन में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम लोग एटॉम नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, आयन। ये सोडियम आयन हो गया और ये क्लोरीन आयन हो गया। ये हो गया सोडियम क्लोराइड। इस तरह से सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र हुआ। सोडियम अपने आउटर मोस्ट सेल से 1 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट ट्रांसफ़र करके किसको दे दिया, क्लोरीन को। तो इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र जब होता है तो ट्रांसफ़र होने के बाद दोनों के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसी बॉन्ड को हम लोग कहते हैं केमिकल बॉन्ड। और केमिकल बॉन्ड को ऐसे भी कहा जाए कि केमिकल बॉन्ड एक ऐसा अट्रैक्शन फोर्स होता है, एक ऐसा अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसके तहत किसी कंपाउंड का एटॉम जो होता है वो आपस में कंपैक्ट रहता है, आपस में एक दूसरे को जकड़े हुए रहता है, और तब जाकर के क्या होता है, केमिकल बॉन्ड का निर्माण होता है। तो वही अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो केमिकल बॉन्ड कहलाता है। बात समझ में आ गई होगी। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल भी हम लोग देख सकते हैं।
अब यहाँ पर एक उदाहरण है हाइड्रोजन का। ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन के 1 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का 2 एटम्स होता है और हम प्रत्येक को इस तरह से करते हैं। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर इसको हमको डेकोरेट करना है, इसके इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है इसके सेल में, तो ये के सेल जो होता है वही लास्ट कर जाता है और यहाँ भी वही हो जाएगा, लास्ट कर जाएगा। तो कहता है कि फर्स्ट ड्यूअल नेचर होता है। अगर किसी एलिमेंट के एटॉम के इलेक्ट्रॉन को यदि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके सेल में, तो अगर पहला सेल ही लास्ट सेल कर जाता है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या होना चाहिए 2, क्योंकि यहाँ पर हम बताए थे कि के सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 रहेगा, तभी उसका आउटर मोस्ट सेल, अगर फर्स्ट सेल आउटर मोस्ट सेल हो जाता है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या चाहिए 2। तो यहाँ भी वही सिचुएशन है कि फर्स्ट सेल ही लास्ट सेल है, तो यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है। दोनों को स्टेबल होने के लिए 1-1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ ये इसको नहीं दे सकता और ये इसको नहीं दे सकता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो दोनों एटम है ये आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लेता है। तो शेयर इस तरह से होता है, ये हाइड्रोजन है और 1 इलेक्ट्रॉन इसका हो गया, ये भी हाइड्रोजन है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका हो गया। यहाँ पर दोनों के न्यूक्लियस का है ना, दोनों के नाभिक का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है सो इक्वल होता है। अब इसको इस तरह से हम लोग शेयर कर लेते हैं तो इसका पूरा हो गया। फिर ये इस तरह से शेयर कर लेता है तो ये पूरा हो जाता है। तो शेयर के कारण दोनों के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं केमिकल बॉन्ड। क्या कहते हैं उसको? केमिकल बॉन्ड कहते हैं। दोनों के बीच जो इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ, इस इलेक्ट्रॉन के शेयर होने के कारण दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो दोनों के बीच में जो इस तरह का शेयर हुआ, जो गठबंधन हुआ, जो आपसी मेल हुआ, सद्भाव जो हुआ, इसी मेल और सद्भाव को हम लोग कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, केमिकल बॉन्डिंग। अगर बच्चा केमिकल बॉन्डिंग नहीं सीख पाया तो केमिस्ट्री उसका अधूरा है। इसलिए इसे सावधानीपूर्वक सीखने की ज़रूरत है और लगातार वीडियो को देखते रहना है। केमिकल बॉन्डिंग अब जाकर के यहाँ पर हो जाता है H2। और अगर कोई पूछा जाए यहाँ पर कि ये जो मॉलिक्यूल का निर्माण हुआ, 2 हाइड्रोजन का एटम आपस में जो कंबाइन किया, दोनों के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ वो किस तरह का बॉन्ड था, तो इसके बाद चलेंगे। पहले तो जानना है कि केमिकल बॉन्ड है क्या। तो केमिकल बॉन्ड क्या है? केमिकल बॉन्ड एक अट्रैक्शन फोर्स है जिसके तहत किसी मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट का मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड का मॉलिक्यूल्स जो होता है उसमें जो एटम्स जो होता है वो आपस में हाईली कम्पैक्ट होता है, इसी को हम लोग कहते हैं केमिकल बॉन्ड। अब केमिकल बॉन्ड होता है कितने प्रकार का? तो जनरली तो पढ़ना है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड 2 तरह का होता है। 2 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। 2 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड, ये केमिकल बॉन्ड जो होता है सो 2 तरह का होता है। पहला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। और इसी इलेक्ट्रोवैलेंट को हम लोग कहते हैं आयोनिक बॉन्ड भी, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। और दूसरा तुम्हारा होता है कोवैलेंट बॉन्ड। और तीसरा भी है, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हालांकि पढ़ना यही है, यही दोनों बॉन्ड पढ़ना है। ये आप 11 में जब जाइएगा तो पढ़ना है, हालांकि हम इसको बता देंगे।